केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। गृह मंत्री आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करने के साथ ही सौहार्दा कोऑपरेटिव का भी करेंगे दौरा। अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से करेंगे मुलाकात। बीते 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। जुर्माने के साथ बीते वित्त वर्ष का आईटीआर भरने का आज अंतिम दिन। 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर तय किया गया था जुर्माना। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई। हालांकि पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष में शीतलहर के फिर लौटने की आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, पहली या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की है संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। बातचीत में दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर दिया बल। और साल 2022 का है आज अंतिम दिन। खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है 2022। वहीं नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सहकारिता मंत्री के तौर पर सौहार्दा सहकारी संघ का भी दौरा करेंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्री 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया की यात्रा पर होंगे। पिछले 27 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा कर रहा है। इस दौरे पर विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमहर से मुलाकात होगी। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से भी मिलने के अलावा चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया से पहले डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस के दौरे पर थे। और जुर्माने के साथ बीते वित्त वर्ष का आईटीआर भरने का आज अंतिम दिन है। आयकर विभाग के अनुसार अगर 1 जुलाई 2022 तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है या आईटीआर फाइल करने में कुछ गलतियां हुई हैं तो संशोधित आईटीआर दाखिल कर सुधार कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई थी, इसलिए रिटर्न भरने पर जुर्माना भी तय किया गया है। गौरतलब है कि अगर करदाता से मूल आईटीआर दाखिल करने में कोई गलती हो जाए तो उनके पास आईटी अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 5 के तहत अपने करों के रिटर्न को संशोधित करने का विकल्प होता है। और गुजरात के नवसारी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की टक्कर होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार हादसा अहमदाबाद मुंबई हाईवे के पास हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू ए रोड एक्सीडेंट इन नवसारी, माय थॉट्स आर विद द bereaved families. I hope the injured recovered soon. An ex gratia of rupees 2 lakhs from the PM-NRF would be given to the next of kin of each deceased. Those injured would be given rupees 50,000. PM Modi.
तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है, इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री राहत कोष से जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए और उसके साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में जान गंवाने वाले 83% कार सवार लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जबकि 46,600 दोपहिया सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कैलेंडर वर्ष 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तकरीबन 422 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा दोपहिया वाहन सवारों जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और कार सवारों का है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में 16,397 लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई, जिनमें से 8,438 वाहन चालक थे। वहीं दोपहिया वाहनों की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 46,593 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 32,877 चालक और 13,716 पीछे बैठने वाले यात्री थे। सीट बेल्ट नहीं पहनने और दोपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने वाले घायलों की संख्या पर अगर नजर डालें तो वर्ष 2021 में हेलमेट नहीं पहनने से 93,763 लोगों को चोटें आईं, तो सीट बेल्ट नहीं पहनने से 39,231 लोग गंभीर या मामूली रूप से घायल हुए। 2019 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के मुकाबले 2021 में 8.1% की कमी भी आई है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 1.9% की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है, जो नियमों को नहीं मानने की वजह से जानलेवा साबित हुआ। 2021 में यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 69.6% लोगों की मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 5.2% लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जबकि कार में सफर कर रहे यात्री और चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके हर वर्ष देश में यातायात नियमों का लाखों लोग उल्लंघन करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में प्रति घंटा 47 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें 18 लोगों की मौत होती है। सरकार के साथ साथ ये हम सभी का दायित्व है कि हम सड़क से संबंधित नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सख्ती से यातायात नियमों को लागू करने के साथ साथ भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश भर में कई अभियान भी चला रही है, जिसके तहत क्रैश सेफ्टी, ड्राइवरों की योग्यता और क्षमता में सुधार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही मोटर वाहन कानूनों को और भी पारदर्शी एवं इसमें संशोधन भी किया गया है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष पर शीतलहर के फिर से लौटने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी लेकर आएंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज ठंड की स्थिति बन सकती है, जिससे जनवरी की शुरुआत में ठंड का कहर काफी तेज हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 से 4 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो साल 2022 के आखिरी दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के साथ गलन ने सर्दी बढ़ा दी है। वाराणसी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा, वहीं कानपुर में भी शीतलहर का कहर देखा गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि नए साल से प्रदेश में पारा और गिरेगा, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और दिसंबर के मुकाबले जनवरी लोगों को ज्यादा ठिठुरने पर मजबूर करेगी।
और आम नागरिकों को अपना मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अब तक करीब 9,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। कैसे लोग जन औषधि केंद्रों से लाभ उठा रहे हैं, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जन औषधि केंद्र पर ये भीड़ बता रही है कि लोगों में जन औषधि के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और हो भी क्यों ना, जब सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा इनको इनके घर के पास मिल रही है तो इसका लाभ क्यों ना उठाएं। हाँ, ये दवा यहाँ की बहुत सस्ती मिलती है, बाहर वाले से यहाँ बहुत सस्ती मिलती है और दवा बढ़िया है। यहाँ जो बाहर जो दवा 200 रुपये की है, यहाँ 15-20 रुपये की दवा मिल जाती है। जी, दवाई लेने आए थे, यहाँ पे सस्ती मिलती है। जनिस दिया स्टोर पे डॉक्टर के दिखाया था, मतलब बाहर से बहुत सस्ती दवाई मिलती है यहाँ पे। मैं अभी दवा लेने आया था, यहाँ डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी मुझे। मैं जन औषधि केंद्र पे आया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं, ये इनका जो रेट है, ये देखिए, मैं विटामिन सी लेने आया था। विटामिन सी की जो कॉस्ट है, यदि मैं मार्केट में जाता हूँ तो वो कम से कम 60 रुपये की है, जबकि ये मुझे जन औषधि केंद्र पर मात्र 15 रुपये में मिली है। ये पाउच मैं बाहर से अगर परचेज करता हूँ तो ये मेरे को एक पाउच ही 50 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता 10 रुपये में। तो इसलिए हम यहाँ से काफ़ी दवाई ले जाते हैं। गाजियाबाद के इस अस्पताल में डॉक्टर भी जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। अस्पताल परिसर में ही जन औषधि की दुकान है, जहां लोग बहुत सस्ती दर पर दवाएं लेते हैं। अधिकतर दवाइयाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। जो दवा नहीं होती उसको जन औषधि केंद्र से लिखा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये केंद्र खोल के बहुत अच्छा किया है। दवाइयाँ मार्केट से बहुत कम रेट पे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, जिससे जन पब्लिक को बहुत ही सुविधा रहती है, उनके पैसे की बचत होती है। देश भर में हर दिन 20 लाख लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाई खरीदते हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1800 तरह की दवाइयां मिलती हैं। देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इस योजना का मकसद गरीबों और वंचितों की सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराना है। इस योजना से न केवल सस्ती दवाइयां मिलती हैं, बल्कि स्वरोजगार भी मिलता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गोवा को अब चिकित्सा पर्यटन केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला गया है। 50 एकड़ में बना आयुर्वेद संस्थान भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। गोवा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा का केंद्र बनता जा रहा है और इसमें अहम भूमिका निभाएगा गोवा में बना ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। 320 करोड़ की लागत और 50 एकड़ में बना ये संस्थान गोवा को चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 250 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में यूजी की 210 सीटें और पीजी की 56 सीटें हैं। यहाँ न केवल आयुर्वेद की पढ़ाई होगी, बल्कि इलाज की भी व्यवस्था है। संस्थान में पंचकर्म सहित आईसीयू की सुविधा भी है। मरीज यहाँ ओपीडी में भी अपना इलाज करा सकेंगे। विश्व स्तरीय आयुर्वेद संस्थान खुलने से मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा आम लोग भी बेहद खुश हैं। आयुर्वेदिक में बहुत स्कोप है सर, उसमें एक जो माइक्रो लेवल हीलिंग जो है ना, वो आयुर्वेदिक में है। We do lot of documentations in our PHCs wherever we are posted, in district hospitals wherever, so that we can convince the people and public more and more evidence based आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। हमने बहुत कुछ किए, बहुत पेशेंट ऐसे ऐसे ट्रीट किए जो एलोपैथिक ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने उसको ठीक किया आयुर्वेद में। लेकिन उसका डाटाबेस हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं था किसी भी तरीके से। तो जो डाटाबेस के लिए अब ये कि हम इसी दिशा में आगे प्रयास करें, अपना डाटाबेस इकट्ठा करें और वर्ल्ड वाइड इसको प्रेजेंट करें, तो इस तरीके से आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। आयुर्वेदा इज ग्रोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for everybody in the world, the globalization of the Ayurveda. So this kind of event is very important for all of us.
गोवा का ये आयुर्वेद संस्थान आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को गति देगा। 30 से अधिक देशों ने आयुर्वेद को एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। गोवा सरकार ने भी नया आयुष मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। ऐसे में गोवा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि वो चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में जारी मुश्किल हालात के बीच चीन रूस को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच पुतिन ने कहा है कि वो शी जिनपिंग के अगले साल की शुरुआत में रूस आने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि रूस ने इसकी तारीख के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से चीन से नियमित तौर पर कोविड-19 के आंकड़े और जानकारियां साझा करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों का कहना है कि वो चीन में कोरोना के संक्रमण में आई तेजी पर नजर रख रहे हैं और वो देश में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और कोरोना से हुई मौतों के बारे में और जानकारी चाहते हैं। चीन से आने वाले आंकड़ों पर दुनिया में भरोसा कम होता जा रहा है। दुनिया के कई देश जहां पहले स्थानीय तौर पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे रहे थे, वहीं अब चीन से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साल 2022 खेलों की दुनिया में कई यादगार पल लेकर आया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। वहीं थॉमस कप में भारत ने अपना परचम लहराते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। वहीं 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप अपने नाम किया। आइए एक नजर डालते हैं खेलों की दुनिया में साल भर की हलचल पर। खेलों की दुनिया में बीता 2022 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए कई यादगार पल लेकर आया। इस साल खेलों की दुनिया में कई सारे यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय खेल 2022 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया। इन खेलों में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज के करीब 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतने में सफलता पाई। साजन प्रकाश इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने। वहीं कर्नाटका की हर्षिका रामचंद्रा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी। लॉन्ग जंप पर जैस्मिन एल्ड्रिन 8.26 मीटर की जंप के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे, बल्कि 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में 38 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड टूटे, वहीं तैराकी में 36 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस संस्करण में 36 टीमों के करीब 4,700 एथलीटों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक के साथ 2021 का खिताब जीता। महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने रिदमिक जिम्नास्टिक में सभी 5 स्वर्ण पदक हासिल कर बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा पेश किया। वहीं भारोत्तोलक हर्षिता गरुड़ ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 20 खेल आयोजित किए गए। इस संस्करण में देश के 190 विश्वविद्यालयों के 3,879 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये खेल इस बार चर्चा में रहे क्योंकि इन खेलों में पहली बार मलखंभ और योगासन को सामने रखा गया। प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का करिश्माई प्रदर्शन 2022 में भी जारी रहा। पहले उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इसी साल डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। अर्जेंटीना का 36 साल का इंतजार हुआ समाप्त। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम करने में सफलता पाई। अर्जेंटीना ने कप्तान लायनल मेसी के नेतृत्व में रोमांचक खिताबी मुकाबले में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। मेसी ने ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बॉल पर भी कब्जा किया और विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा किया।
पहली बार भारत ने जीता थॉमस कप। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी। भारत बना अंडर 19 चैंपियन। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यश धुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताबी जीत हासिल की। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी। विराट कोहली ने इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। वो भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे। वहीं एशिया कप में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर लगभग 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को समाप्त किया। इंग्लैंड बना T20 का विश्व चैंपियन। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। निखत बनी विश्व चैंपियन। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जेटपोंग जुटामास को 5-0 से हराकर खिताब जीता। फेडरर ने लिया संन्यास। टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर ने इस साल संन्यास ले लिया। उन्होंने राफेल नडाल के साथ मिलकर अपना आखिरी मैच खेला। फेडरर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में सफलता पाई। शतरंज की बिसात पर बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस खेल की जन्मस्थली यानी कि भारत में किया गया। भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साथ महिला और पुरुष वर्ग का कांस्य पदक अपने नाम किया। और साल के अंतिम दिन श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल के आगमन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं ने कहा है कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो और सबके लिए खुशियां लेकर आए। और साल 2022 का आज अंतिम दिन है। ये साल कई खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है। वही नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आगाज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। इसके साथ ही लोग पूरे उत्साह के साथ न्यू ईयर 2023 की पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। बीते 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के चलते लोग खुलकर नए साल का जश्न नहीं मना सके थे, लेकिन इस बार देश भर में कोविड-19 का संक्रमण ना के बराबर है और फिलहाल किसी प्रकार की पाबंदियां भी नहीं हैं। ऐसे में पुराने साल 2022 को अलविदा कहने और नए साल 2023 के स्वागत के लिए लोग जश्न की तैयारियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।